कुमारी अनुराधा राणा जी, अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक लाहौल स्पीति से संबंधित बेहद गंभीर दुर्घटना की तरफ आकर्षित करना चाहूँगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 अगस्त 2025 की ये बात है जब उदयपुर, लाहौल स्पीति के पुलिस स्टेशन उदयपुर में एक 28 वर्षीय महिला की और उसकी 3.5 साल की बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई और उसी के बाद ध्यान हमारे माध्यम में भी आया। तो इसकी जब पड़ताल की गई और उसी दिन जो है रात को उस महिला की लाश जो है किरतपुर में पाई गई, पर वो बच्ची अभी भी लापता है। 20 दिन लगभग हो चुके, बच्ची का कोई पता अभी तक चल नहीं पाया। जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया, पुलिस डिपार्टमेंट इसमें मुस्तैदी से हालांकि कार्य कर रहा है और किरतपुर पुलिस स्टेशन से भी हमें अच्छा सहयोग मिला है। वहाँ के मेरे डीएसपी से बात भी हुई थी, वो भी इसमें छानबीन कर रहे हैं और बच्चे की लापता की जो खबर है वो उदयपुर में दर्ज की गई थी। तो दोनों पुलिस आपस में सामंजस्य स्थापित हुए कार्य तो कर रहे हैं, पर मेरा सदन के माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय यहाँ विराजमान है, इनसे निवेदन रहेगा कि इसमें प्रदेश सरकार भी हस्तक्षेप करे और पंजाब सरकार से, किरतपुर पुलिस से और बेहतर सहयोग की अपील की जाए ताकि मासूम सी बच्ची जो 20 दिनों से लापता है, 3.5 साल की बच्ची, उसको खोजा जा सके। और जो गुनहगार इसमें संलिप्त है, हालांकि काफ़ी नज़दीक है इसमें पुलिस विभाग जो है गुनहगारों के लगभग उसको पकड़ने के काफ़ी नज़दीक है, पर अभी तक जो है उसका पता नहीं चल पाया है। तो यही निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द जो गुनहगारों को पकड़ा जाए और कानून के अनुरूप जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और परिवार को जो है न्याय मिल सके। धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय वांट्स टू इंटरवीन। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने मसला उठाया है, इस संबंध में उपरोक्त प्रकरण के संदर्भ में 4 साल की बच्ची के लापता के बारे थाना उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति में अभियोग संख्या 26/25 दिनांक 16/8/2025 धारा 137/2 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत श्री राम सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी गांव मदग्रां, उप तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति की लिखित शिकायत पर पंजीकृत हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिनांक 4/8/2025 को उनकी पत्नी सपना कुमारी उम्र 28 साल, उनकी बेटी उम्र 3.5 साल को इलाज के लिए कुल्लू अस्पताल लेकर गई थी। दिनांक 5/8/2025 को उनकी पत्नी से अंतिम बार बातचीत हुई, जिसमें उसने बताया था कि वह अपनी बेटी के साथ मनाली में है। उसके बाद से सपना का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और काफ़ी खोजबीन करने के बावजूद वह दोनों नहीं मिली। इस पर इसने दिनांक 13/8/2025 को थाना उदयपुर में अपनी पत्नी सपना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। दिनांक 14/8/2025 को उन्हें पता चला कि किरतपुर में सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला है। जब उन्होंने शव का फ़ोटो देखा तो उन्हें शक हुआ कि ये उनकी पत्नी सपना कुमारी का हो सकता है। अगले दिन वह थाना किरतपुर पहुंचे और वहां जाकर पुष्टि हुई कि शव उनकी पत्नी सपना का ही है, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या करके भरतगढ़, किरतपुर, पंजाब में फेंक दिया था, लेकिन उनकी बेटी अब तक नहीं मिली है। इसे संदेह है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पत्नी की हत्या की है, उसी ने उनकी बेटी का ही अपहरण कर लिया है। उपरोक्त मामले में शिकायतकर्ता की पत्नी की मृत्यु के संबंध में थाना किरतपुर में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। लापता बच्ची की तलाश हर संभव तरीके से की जा रही है व एक विशेष अन्वेषण दल का गठन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, शिकायतकर्ता की पत्नी की मृत्यु के संबंध में पुलिस थाना किरतपुर में अभियोग संख्या 93/25 दिनांक 15/8/2025 अधीन धारा 103 भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया। संदिग्धों से पूछताछ अमल में लाई जा रही है। किरतपुर पुलिस एवं उदयपुर लाहौल स्पीति पुलिस इस प्रकरण में समन्वय के साथ काम कर रही है। किरतपुर थाना प्रभारी तथा उदयपुर थाना प्रभारी आपस में संपर्क में हैं, किंतु पिछले 2 दिनों से उदयपुर क्षेत्र में नेटवर्क न होने के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोनों ही पक्षों द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं सीडीआर का विश्लेषण किया गया है। मृतका घटना से 2 दिन पूर्व मनाली में पाई गई थी, उसका शव किरतपुर में मिला है। मुख्य आरोपी जम्मू कश्मीर मूल का हो सकता है, जो वर्तमान में लाहौल स्पीति में रहता था। आरोपी अपराध करने के बाद से ही रूपोश हो गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई जाएगी। उदयपुर क्षेत्र में संचार सुविधा न होने के कारण उसे पूछताछ हेतु पकड़ने में कुछ दिक्कतें हुई हैं।
गुमशुदा लड़की मृतका की पुत्री की स्थिति व वेयर अबाउट इस व्यक्ति को पकड़ने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। ऐसा हमें ये सूचना माननीय सदस्य को देनी है। थैंक यू। अब नेक्स्ट बहुत हो गया। इस प्रश्न पर लगभग 20 मिनट तक 20 मिनट 20 मिनट 1 घंटे में से 20 मिनट दे दिए इसको। किसानों से जुड़ो है इसलिए दिए। बलबीर सिंह, मान्य श्री बलबीर बिट्टू जी, लास्ट सप्लीमेंट्री नाउ। No, 20 minutes now, already exhausted. This is too much. माननीय अध्यक्ष महोदय, पराला मंडी में 10 साल पहले जिन दुकानों की अलॉटमेंट हुई थी वो 50,000, 60,000, 70,000 और 80,000 हुई थी। 10 साल के बाद वही उसी टाइप की दुकानें, नई दुकानें, एरिया ज्यादा, उसको 5,000, 6,000 में कर रहे। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर आप इसकी इंक्वायरी विजिलेंस से कराते हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ सामने आएगा। जब आपने अधिकारी की ट्रांसफर की, किस बेस पर की? कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा फिर की होगी, कोई कंप्लेंट आज सरकार को मिली होगी फिर की होगी। जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार वहां हुआ है सर, जिनको जेन्युइन मिलनी चाहिए थी उनको दुकानें नहीं मिली है। और ऐसे टाइम में बागवानों का गला घोटा जा रहा है। सर मेरी आपसे विनती है कि इसमें विजिलेंस इंक्वायरी करके, और एक चीज में नहीं हुआ, वहां पर जो सीए स्टोर था सर उसमें कंडीशन थी कि लोकल बागवानों को उसमें स्पेस देना था, इसलिए वो पराला में बनाया था। उसको आपने, इन्होंने 67 करोड़ जो कहा है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं हुआ है। रेफ्रिजरेटर ट्रक उसमें 8 लिए गए हैं जो करोड़ों के एक है, वो भी उसी में दिए गए। अगर ये सारे लैंड का अलग है, अगर सारा गिना जाए, सारा इकट्ठा किया जाए सर, इसमें अरबों का घोटाला होगा सारा। मेरी आपसे विनती है कि इसमें विजिलेंस इंक्वायरी करके सब कुछ सामने आएगा। इसलिए एक बारी आप खुले मन से किसानों और बागवानों के हित में और हिमाचल के हित में इसमें विजिलेंस इंक्वायरी दें। थैंक यू। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये वर्मा जी जो कह रहे हैं कि 60-70 हज़ार से दुकानें जो है वो अलॉटमेंट हुई है। 60-70 हज़ार से कौन सा बिजनेस है जो दुकान जो है वो हर महीने देती है? ऐसे ही हवा में, मेरी बात तो सुन, और सुन तो लिया कर ज़्यादा बोल। ऐसा आदरणीय जितने सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी, इनकी ना जुबान में बड़ा जोर है, फैक्ट्स और फिगर्स को लेकर के नहीं आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई अनियमितता हुई है आप इन राइटिंग मुझे दीजिए, मैं उसका इंक्वायरी करूंगा। इस प्रकार के जो प्लीज मेंटेन ऑर्डर प्लीज। एक जो पॉलिसी, लेट द ऑनरेबल मिनिस्टर रिप्लाई प्लीज। 2021 की जो पॉलिसी है उसमें ये कहा गया है कि फार्मर्स को 25% अलॉटमेंट होगी, आड़तियों को 50% अलॉटमेंट होगी, और इस तरह से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जैसे वीमेन है, दूसरे हैं, इनको जो है वो उसमें 10% अलॉटमेंट होगी, और ओबीसी, एसटी, एससी को 15% जो है वो अलॉटमेंट होगी। इन सारे नॉर्म्स को देख करके हमने अलॉटमेंट्स जो है वो डिपार्टमेंट ने की हैं। कोई कांगड़े का आदमी तो वहाँ बैठ करके दुकान खरीद नहीं रहा है, जो है चंबा का लेकर के कोई आदमी वहाँ खुदा, इन्हीं के फार्मर्स हैं जिनको जो अलॉटमेंट हुई है। और ये फजूल के एलिगेशन लंबी लंबी बड़ी बातें करके जो है वो अच्छी बात नहीं होती है। आप इस माननीय सदन में प्लीज अलाउ द ऑनरेबल मिनिस्टर टू रिप्लाई। माननीय सदन में मेंटेन ऑर्डर करके आइए, तब आपकी बात को जो है वो उसकी छानबीन करेंगे। ऐसी बेग बातों के ऊपर हम विश्वास नहीं करते। नेक्स्ट। माननीय सभापति महोदय, जो मैं शब्दों पर देख रहा हूं, कुछ एक सदस्य, माननीय सदस्य इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर जैसे कि वो विधानसभा के अंदर नहीं बोल रहे हैं कि सरकार ने जो जंग लगाया था उसको धोने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये शब्द आपको लगता है कि उचित है? आपकी सरकार की तुलना में पूर्व सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बहुत बेहतरीन काम किया है, न्यूनतम स्तर पर गई है स्वास्थ्य की सुविधाएं आज की तारीख में। आपका कोई सुझाव है? आप कहिए। हम बेहतर करने का प्रयास ये कर रहे हैं, हम ये बेहतर करने का प्रयास कर, आप गाली से ही शुरुआत करना चाहते हैं।
तो इसलिए मेरा ऐसा निवेदन है कि आपके माध्यम से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो नए नहीं होना चाहिए। नए सदस्य हैं, कई बार आवेश में बोल जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। प्लीज 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 प्लीज, नेता प्रतिपक्ष। सभापति महोदय, ये पहली लाइन के साथ उलझने की आवश्यकता, आप तो अपने में उलझे हुए हैं, इसलिए मैं नहीं उलझना चाहता हूं, क्योंकि इतने उलझे हुए हैं जहां पर सुलझने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए पहली लाइन तो छोड़ दी हुई है, तुम आपस में उलझे रहो, बाकी हम निपट लेंगे जरा जिस तरह से निपटना होगा। सभापति महोदय, ये सच्चाई है कि स्वास्थ्य पर चर्चा हो, स्वास्थ्य विभाग के कामकाज को लेकर के चर्चा हो रही है। हमें ये बताए तो सही कि 3 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा होने जा रहा है, आपने कंट्रीब्यूट किया क्या है, आपका योगदान क्या है? आपने जो गरीब लोगों के इलाज के लिए हिम केयर थी वो बंद कर दी। आपने लाभ, जो ऐसे बेबस लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदा है, उनके लिए सहारा योजना चलाते थे वो बंद कर दी। आपने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष वो बंद कर दिया, और उसके बाद आपने मुख्यमंत्री सहायता कोष वो भी बंद कर दिया, उसमें भी आप पैसा नहीं देते। ये सारी चीजें रिप्लाई में आ जाएंगी, 3 साल में रिप्लाई में आएंगी सारी चीजें। 3 चिट्ठियां भेजी, कोई जवाब नहीं आया उसका। ये रिप्लाई में आएंगी सारी लेकिन मैं किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की स्वास्थ्य को सुधार की बात कर रहे हैं? आखिरकार मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं। हौसला तो मानना पड़ेगा कि कुछ ना करने के बावजूद बातें करने की हिम्मत है। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत सख्त ऐतराज है उप मुख्यमंत्री के इस जवाब पर। प्रश्न किया गया है, प्रश्न आज के बिजनेस में लिस्टेड है। अगर प्रश्न में इसमें आप त्रुटि पाते तो आप डिपार्टमेंट के माध्यम से लिख करके भेज सकते थे विधानसभा सचिवालय को। ये प्रश्न उचित नहीं है, इसमें स्पेसिफिक डेट नहीं है, स्पेसिफिक पीरियड मेंशन नहीं है। ऐसा करके विधानसभा सचिवालय अगला व्यू लेकर के उसका फैसला कर सकता है कि क्वेश्चन लगना है कि नहीं लगना। क्वेश्चन लगना है, उसके रिप्लाई में आपने कह दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रश्न का उत्तर जो है हमको देना है, सूचना एकत्रित की जा रही है, सिर्फ इतना ही। लेकिन आप इस तरह का आरोप मत लगाइए, मुझे लगता है कि आरोप लगाने का विषय नहीं बनता था ये। और जहां इस प्रश्न के संदर्भ में मैं सीधा से कह रहा हूं, क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता के साथ अतिरिक्त सरकार, किस सरकार का जिक्र हो रहा है? मेरी सरकार का जिक्र तो हो नहीं रहा है। सरकार का जिक्र अगर आप मानते हैं तो आपकी सरकार है, आप मानते हैं कि नहीं मानते मुझे मालूम नहीं, सरकार आपकी है। तो अगर आपकी सरकार, इस सरकार के बारे में पूछा गया तो इसका मतलब है कि अभिप्राय साफ है, स्पष्ट है कि आपकी ही सरकार से संबंधित इस बारे में जानकारी मांगी है। तो आप इस बारे में स्पष्ट करें। और ये सूचना अध्यक्ष महोदय बहुत लंबी नहीं है, इसको एकत्रित करने के लिए बहुत वक्त नहीं लगेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इसी सत्र के अंतर्गत, इसी सत्र की जो बाकी हमारी सेटिंग बची उसमें आप ये सूचना उपलब्ध कराएंगे? माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्होंने लगातार 5 साल तक जवाब दिए हैं और इनको ये अच्छे ढंग से मालूम है। अब सरकार का क्या मतलब है? जयराम की सरकार थी, उसके पहले वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, आज जो है यहाँ पे सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार है। कौन सी सरकार है आपको जिस भी सरकार का चाहिए, जिस भी टेन्योर का चाहिए आप बताएं। वो तो स्पीकर रहे हैं विधानसभा के, कट ऑफ डेट आपको लगानी पड़ेगी, ये हमने थोड़ी नहीं लगानी है। लेकिन आप अपनी जो आपने गलतियां की और हाउस में क्वेश्चन आया, हमने हाउस में बता दिया, आप उसको करेक्ट कर लो, हम सूचना मंगा लेंगे। चलिए मुकेश, आई विल रिक्वेस्ट द ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर टू प्लेस द इंफॉर्मेशन probably by the 2nd of September. Thank you. सूचना है
ये पेश नहीं हो सकती। You try. क्योंकि ऐसा है 100 नहीं ऐसा है हम इस सदन में जो बात करेंगे सही करेंगे। 137 बोर्ड कॉरपोरेशंस और डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब से सूचना आनी है, एजी ऑफिस इन्वॉल्व है, तो इतना लंबा ब्यौरा है। ये अध्यक्ष महोदय सूचना प्रयास करें आप। हम प्रयास कर रहे हैं और अगले सत्र में इसके बारे में हम चलो प्रयास करें आप, फिर देखेंगे। जी ओनली योर स्टेटमेंट विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग एल्स। सर मैंने 2 0 आवर में एक बीजीओ का और फैसिलिटेटर का लगाया था, एक पीडब्ल्यूडी का है सर। ये है लगा हुआ आपका बीजीओस और फैसिलिटेटर्स। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जो खासकर कांगड़ा चंबा में हमारे वन विभाग के प्रोजेक्ट चले थे और जिसमें कि 31 अगस्त अब सरकार की तरफ से जो हमारा KFW और मिड हिमालयन 2 प्रोजेक्ट नीचे कांगड़ा चंबा में चले थे, उसमें फैसिलिटेटर और बीजीओ लगभग 265 लोग हैं, कांगड़ा और चंबा के ये लोग हैं, और ये प्रोजेक्ट अपना जो है वो टाइम पूरा करने जा रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा ये इंटरवेंशन चाहता हूँ कि ये बहुत से जो हमारे कर्मचारी हैं ये 28-30 साल से काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट कांगड़ा चंबा में पहले वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत जर्मन प्रोजेक्ट आया, फिर कंडी प्रोजेक्ट आया, फिर इंडो जर्मन प्रोजेक्ट आया, उसके बाद कंडी 1, कंडी 2, उसके बाद मिड हिमालयन, उसके बाद KFW, और KFW के बाद KFW अब खत्म हो रहा है। अब जायका और ITD प्रोजेक्ट जो 700 करोड़ रुपए के प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, और ये ITD का प्रोजेक्ट जो है मिड हिमालयन का पार्ट 2 है। तो मैं सदन का ध्यान आपके द्वारा ये रखना चाहता हूँ, क्या वर्तमान सरकार ये जो फैसिलिटेटर और मोटिवेटर लंबे समय से लगी हैं, क्या इनको ये जो हमारे नए प्रोजेक्ट आए हैं, क्योंकि मैं रेफरेंस के साथ रख सकता हूँ कि 40 कांगड़ा चंबा के ऐसे एम्प्लॉइज हैं, 65 जो 28 साल, 27 साल और 19 साल या 18 साल से जो हैं ये अलग अलग प्रोजेक्टों में जो काम कर रहे हैं। तो मैं सदन का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ, क्या ये जो कांगड़ा चंबा में प्रोजेक्ट जो जिनकी सेवाएं खत्म हो रही हैं, निकट भविष्य में क्या ये जो नए प्रोजेक्ट चले हैं, क्योंकि उनको लंबे समय से प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है, तो क्या सरकार जो है इनके ये जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं इनमें क्या इनको एंगेज करेगी या कोई सहानुभूति विचार जो है इन VG और फैसिलिटेटर पे करेगी? इसलिए मैंने ये 0 मामले आपने। मान्य ऑनरेबल मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय, this is a forest issue, this is important issue also. This is a very important issue which have been raised by Shri Keval Singh Pathania. These workers are working for the last more than 20 years in the respective projects. Now that project is being wound up, the next project, their services are, because they are the expert now, they can discharge better services than fresh persons. So whether the government is proposing to engage their services in other projects, that is the issue. अध्यक्ष महोदय, दिस इज सजेशन फॉर एक्शन और हम इस बात का ध्यान रखेंगे। Thank you. Next question 2656, माननीय सदस्य श्री लोकेंद्र सिंह गानी। इसमें टैग्ड है सुधीर शर्मा जी, इंद्रदत्त लखनपाल, राकेश जम्वाल। प्रश्न संख्या 2656। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सूचना एकत्रित की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो APMC शिमला और किन्नौर में 70 दुकानों का आवंटन हुआ है, इसमें अनियमितताएं तो स्पष्ट रूप से दिख रही है। सरकार ने या APMC ने इन 70 दुकानों को आवंटित करने के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी की और 70 दुकानों के लिए 133 लोगों ने अप्लाई किया। मेरे पास पराला की जो 34 दुकानें हैं उसके लिए 52 लोगों ने, और जो शिलारा में 28 दुकानें हैं 64 लोगों ने, टूटू में 8 दुकानें हैं 17 लोगों ने अप्लाई किया। कुल मिलाकर 70 दुकानों के लिए 133 लोगों ने अप्लाई किया। और APMC ने बिल्कुल क्लियर कट जानबूझकर 133 में से 63 एप्लीकेशनें रिजेक्ट कर दी।
पराला में 34 दुकानें थी, 52 लोगों ने अप्लाई किया, 18 एप्लीकेशन रिजेक्ट करके 34 को दुकानें दे दी। शिलारा में 28 दुकानें थी, 64 एप्लीकेशनें थी, 36 लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। टूटू में 8 दुकानें थी, 17 एप्लीकेशन आई, 9 की रिजेक्ट कर दी। तो जिन लोगों को दुकानें देनी थी, सिर्फ उन्हीं की दुकानें, उन्हीं की एप्लीकेशंस को जो है वो तर्कसंगत पाया गया और उनको मनमाने रेट पर जो है वो किराए पर दे दिया गया। जो ये इन्होंने बेस प्राइस बोला है, ये बेस प्राइस से जैसे खुद ही कहा है 150 से 900 रुपये ज़्यादा के रेट पर मिल मिला के दे दिया। जबकि सच्चाई ये है कि पराला में दुकान 80-80 हज़ार रुपये तक किराए पर चढ़ी है। उसके बावजूद भी एपीएमसी ने ये दुकानें 4600, 4800, 4900 रुपये महीने के किराए पर आवंटित कर दी। इसलिए बहुत बड़ा जो है ये गड़बड़ घोटाला हुआ है और आवंटन की जांच भी जो कराई गई, वो जांच भी लीपापोती की गई। उन अधिकारियों को ट्रांसफर करके इसको दबाया गया, परंतु दुकानों की आवंटन को रद्द नहीं किया गया। और साथ ही जो कहा गया है, जो ये आवंटन नीति 2021 है, इसका भी उल्लंघन हुआ है। इसमें मेरे पास ये पॉलिसी की कॉपी भी है। इसमें जो सेक्शन 4 है, ये सेक्शन 4 क्लियर कट बोलता है कि वन शॉप शैल बी केप्ट रिजर्व फॉर अलॉटमेंट फॉर सेल सेंटर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक इनपुट्स, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। कोई दुकान ऑर्गेनिक इनपुट्स के लिए रिजर्व नहीं की गई, इसलिए पॉलिसी का भी उल्लंघन है, आवंटन में भी अनियमितताएं हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण थे जो 70 दुकानों के आवंटन में जो 133 एप्लीकेशन आई थी, जो 63 एप्लीकेशनें रद्द हुई, वो किस आधार पर हुई? दूसरा, जो ये आवंटन में अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ घोटाला हुआ है, उसको देखते हुए क्या इस आवंटन को रद्द करके दोबारा सरकार इसका आवंटन करेगी? और तीसरा, जो आवंटन दोबारा करेगी उसमें ये जो पॉलिसी है अलॉटमेंट पॉलिसी 2021 एपीएमसी की, उस पॉलिसी की शर्तों को माना जाएगा? ये मैं 3 सप्लीमेंट्री आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे पास पराला में 34 दुकानें थी, शिलारू में 28 दुकानें थी और टूटू में 3 दुकानें थी, अब 8 दुकानें थी। तो इनकी जो अपसेट प्राइस थी, पराला की 4510 थी और शिलारू की 2700 थी और टूटू की 8057 थी और 5157 थी। ये जो दुकानें हैं, इनके बाकायदा जो है वो टेंडर लगाए गए और उन दुकानों के छानबीन करने के बाद कुछ जो आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें पराला के जो है 15 आवेदन आवश्यक दस्तावेज की कमी के कारण अस्वीकार हुए। उपमंडल पराला के 34 दुकानों में 51 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 12 आवेदन आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण अस्वीकार हुए और उपमंडल टूटू की 8 दुकानों हेतु 17 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 7 आवेदन आवश्यक दस्तावेज की कमी के कारण जो है अस्वीकार हुए। तो जो जिन्होंने आवेदन किए जिसमें कमी थी, उनको रिजेक्ट किया। जिनके कमी जो थी वो पूरी कर ली गई थी, उनको एक्सेप्ट कर लिया। और जो पॉलिसी 2021 में बनाई गई थी, जिसमें फार्मर्स जो हैं 25 हैं, आड़ती लोग जो हैं उनको 50% और सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो बेला जो फॉर्म्स वगैरह थे वुमेन के लिए 10, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 15। ये उसी पॉलिसी के तहत जो है आवंटन प्रक्रिया की गई और इस प्रकार की अनियमितता कोई भी उसमें नहीं पाई गई। पूरे दस्तावेज थे, उनका छानबीन जो थी वो की गई और इसमें किसी को भी उसमें दोषी करार जो है वो नहीं दिया गया। तो ये कह देना कि वहाँ पर धांधली हुई है, इस प्रकार की कोई धांधली हुई, क्योंकि जो कमेटी
कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसमें हमारे सेक्रेटरीज होते हैं, वहाँ का जो चेयरमैन होता है उस कमेटी का, तो जो लोग अप्लाई करते हैं उसी के आधार के ऊपर उस पॉलिसी के तहत जो है वो दुकानों की अलॉटमेंट जो की जाए। माननीय रणधीर शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे कोई अनियमितता नहीं हुई, तो अगर अनियमितता नहीं हुई तो इन्होंने सेक्रेटरी क्यों बदले, अधिकारी कर्मचारी क्यों बदले? जब एडमिट कर लिया कि अनियमितता हुई है तभी उनको बदला है, और जब अनियमितता हुई है तो वो आवंटन रद्द क्यों नहीं किया जाता? क्या वो सरकार के चहेते हैं? क्या उनको गलत ढंग से लाभ पहुंचाया गया है? क्या वो सरकार के कर्णधारों के चहेते हैं कि उनकी दुकानों के आवंटन को रद्द नहीं किया जाता? मीडिया में खबरें छपी है, सारा कुछ हुआ है, उसके बावजूद भी सरकार आवंटन रद्द नहीं कर रही, जिससे इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। दुकानों के आवंटन में ही भ्रष्टाचार हुआ है, ये हमारा आरोप है, और सरकार द्वारा आवंटन को रद्द ना करना इस भ्रष्टाचार को सिद्ध करता है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, ये एपीएमसी मार्केटिंग बोर्ड का हिस्सा है, और मार्केटिंग बोर्ड जब से ये सरकार सत्ता में आई है भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है। पहले भी एक मसला मार्केट बोर्ड की मंडियों को डिजिटलाइजेशन करने का आया था, 7 करोड़ रुपए सेंटर से आया था, उसका आवंटन करने के लिए भी एक कमेटी बनी, टेंडर हुआ, और उस कमेटी ने जिस कंपनी को जो है टेक्निकली ठीक नहीं पाया उसको रिजेक्ट किया, बाद में उसी कंपनी को टेंडर दिया गया। जब विषय मीडिया में उठा तो उसमें रोक दिया गया, अब दोबारा उसका टेंडर हो गया, उनको लाभ दिया गया। पराड़ा का सीए स्टोर जो 67 करोड़ में बना, उसको आज आउटसोर्स किया गया 3 करोड़ 36 लाख रुपए पर ईयर। कितने साल? 67 करोड़ का तो अगर आप ब्याज लेते तो ही 10 करोड़ आता, आप 3 करोड़ 36 लाख पर उस सीए स्टोर को दे रहे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है आपके माध्यम से, ये मार्केटिंग बोर्ड और एपीएमसी शिमला किन्नौर भ्रष्टाचार का अड्डा बना है, इसलिए इन सारे आरोपों की सरकार कोई जुडिशियल इंक्वायरी कराए, जांच कराए और दोषियों को सजा दे, ये मेरे आपके माध्यम से मांग है। माननीय मंत्री जी। हाँ, असेंबली में जोर जोर से बोल के फजूल के चार्जेस लगाने से आगे इनके पास कोई फैक्ट्स ना लेकर के आए, ये बड़े लंबे चौड़ी बयानबाजी करके ये हुआ वो हुआ। मैंने पहला कहा है कि विदित लोगों ने अप्लाई किया, जिनके फॉर्म्स ठीक थे, जिनकी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करते थे उनको हमने एक्सेप्ट किया, जो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते उनको हमने रिजेक्ट किया, और पूरी इंक्वायरी करने के बाद उसमें कुछ नहीं पाया गया। जहाँ तक ऑफिशियल की ट्रांसफर्स है, वो एक ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस जो हैं वो होती रहती हैं। तो इस प्रकार का ये आरोप लगाना कि वहाँ धांधली है, ये है वो है, यहाँ सेंसेशन करना, प्रेस और मीडिया में बड़ी बड़ी बातें हाँकना, ये कोई अच्छी जो है वो शोभा दे। आप पढ़े लिखे समाज के लोग आते हैं, तो आपकी जो है वो बैकग्राउंड एक एडवोकेट्स की है। अगर आपने स्पेसिफिक चार्जेस लाने तो इन राइटिंग लाइए ना हमारे पास, तब तो हम किसी के ऊपर एक्शन प्रपोज करें। हवा में बातें करने की जरूरत नहीं होती है असेंबली में। ये जो सदन जो है, इसमें बड़ी बड़ी बातें करना, जोर जोर से बातों को उठाना, इससे कोई जो है वो आपकी जो है वो शान नहीं बनती इस सदन में। फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर आप बोलिए, उसका जवाब हम आपको देंगे। और जो आपने चार्जेस आपने लगाए हैं उनको मैंने सब जो है वो जहाँ पर आपको मकबूल उसका जवाब दिया है। देयर इज नथिंग अगेंस्ट दैट अलॉटमेंट, फिर भी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। धन्यवाद। मंत्री जी ने ये बोल दिया कि जो भी आप जो भ्रष्टाचार के जो आरोप जो आप महसूस कर रहे हैं, अगर वो लिखित में देंगे तो उसकी पूरी छानबीन करेंगे। हाँ, ये वो मान लिया ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, दैट इज नहीं, वो जो स्पेसिफिक हुआ है उसके बात करें। This is what he has.
दिस इज व्हाट ही हैज assured कि लिख नहीं कोई बात नहीं, कोई जोर से नहीं, आप तो आराम से ही बोलते हैं, आप तो आराम से बोलते हैं हमेशा। चलिए अच्छा, आपने पूछना कुछ और? रणधीर शर्मा जी, रणधीर शर्मा। मैं यही बोल रहा हूं लास्ट कि सप्लीमेंट। मैंने जो आरोप लगाए हैं वो ऑन रिकॉर्ड लगाए हैं, विधानसभा के रिकॉर्ड में आए हैं। पहला आरोप कि इन्होंने एपीएमसी शिमला किन्नौर में 70 दुकानों के आवंटन में अनियमितताएं बरती, भ्रष्टाचार किया, इसलिए सरकार ने उसको स्वीकार करते हुए अधिकारियों का तबादला भी किया और इसलिए वो 70 दुकानों का आवंटन रद्द होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो एपीएमसी की पॉलिसी है उसकी भी अवहेलना हुई है। दूसरा, हमने सीए स्टोर प्राड़ा को जिस तरह से उसमें टेंडर दिया गया आउटसोर्स के लिए, उसमें भी पारदर्शिता नहीं बरती गई, उसमें भी सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है, उसको भी रद्द किया जाए। और साथ में जो 7 मंडियों के डिजिटलाइजेशन का मामला मार्केटिंग बोर्ड का है, जो उसी कंपनी को दे दिया, जो इन्हीं सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी द्वारा नेगेटिव लिस्ट में डाली गई कंपनी थी, उसको भी रद्द किया जाए, उसकी भी जांच की जाए। ये मेरे आरोप हैं, इसमें लिखित अलग से क्या देना, ऑन रिकॉर्ड तो सारा आ रहा है। इसलिए मंत्री महोदय इसकी जांच कराएं और 70 दुकानों का आवंटन रद्द करें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर माननीय सदस्य से रणधीर शर्मा से ये कहना चाहता हूँ, इस हाउस में बेग एलिगेशन नहीं लगाने। अगर आप समझते हैं कि इन अलॉटमेंट्स में ऑक्शन में कोई अनियमितता हुई है, आप जो स्पेसिफिक केसेस लेकर के आइए, उसकी हम छानबीन करेंगे। मैंने जो एक बात बता, सुनिए मेरी बात, सुनिए, जो मेरी बात तो सुनो, जो हमने पूरे के पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया, पॉलिसी मैटर्स को हमने फॉलो किया, उसके अनुसार जो है जो लोगों ने जिन्होंने भी अपने जो है वो अप्लाई किया, उसके अनुसार हमने उनकी छानबीन करके जो फुलफिल नहीं करते थे टर्म्स एंड कंडीशन को उन्होंने रिजेक्ट किया, जो एक्सेप्ट करते थे उनको ऑफसेट प्राइस से ऊपर जो हमारे जो है वो टेंडर्स आए हैं, उस ऑफसेट प्राइस से ऊपर हमने उनको अलॉटमेंट की। देयर इज नथिंग इज देम। तो ऐसे ही छानबीन हमने करके देखी है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इस तरह के एलिगेशन, बेग एलिगेशन लगाने से अच्छा है कि आप स्पेसिफिक जो है वो चार्जेस जो लगाए हैं उसकी आप जो है वो सबूत लेके आइए, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। तो ये बेग चार्जेस जो है वो बिल्कुल गलत है और इसका आधार ही है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन शर्मा जी। वहाँ कोई नहीं तो सूचना एकत्रित की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसी सदन में 12 दिसंबर 2024 को प्रश्न संख्या 2098 दीपराज माननीय सदस्य और जीतराम कटवाल जी माननीय सदस्य ने पूछा था, उसमें आंकड़ा आया था 34,000। अभी इसी सत्र में प्रश्न संख्या 2167 जो कि 20/8/25 को लगा था, विपिन सिंह परमार जी और सतपाल सिंह सत्ती जी ने पूछा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया है 23,000। अब ये प्रश्न लगा है उससे बिल्कुल मिलता जुलता, और इसमें अभी तक सूचना ही एकत्रित की जा रही है। तो ये आंकड़े कौन से ठीक हैं, जो पहले दिए गए वो ठीक हैं या अभी सूचना आई ही नहीं है, ये मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो ये मांग रहे हैं, ये पूरे जितनी भी नौकरियां दी हैं उसकी सारी डिटेल मांग रहे हैं। हम कलेक्ट करवा रहे हैं एक एक नाम के साथ, एक एक पोस्ट के साथ, और एक जो माननीय सुधीर जी बात कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक आंकड़े की बात कर रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं कि हम आपको पूरा डिटेल दें, हम आपको पूरा डिटेल उपलब्ध करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2337। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, 2337 सूचना एकत्रित की जा रही है। एकत्रित की जा रही है।
मान्य श्री परमार जी। अध्यक्ष महोदय, ये पोस्टपोन क्वेश्चन है और पिछले सत्र में भी यही कहा था कि सूचना एकत्रित की जा रही है। हालांकि कोई बहुत पेचीदा प्रश्न तो है नहीं, जो इस जहाँ पर भी हमारे महाधिवक्ता है या अन्य जिनकी मैंने जानकारी चाही है, तो क्या आप ये माननीय सदन में मुझे आश्वस्त करते हैं कि 2 तारीख से पहले ये सूचना आप दे देंगे? माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस विधानसभा के जिस पद पे आप बैठे हैं उसको सुशोभित कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपने सवाल में ये लिखा ही नहीं है कि कब से सूचना चाहिए, कितने सालों से चाहिए। तो जब इसमें कोई आपने तारीख ही नहीं लिखी है, तो हमने डिपार्टमेंट्स को भेजा है। 137 बोर्ड कॉरपोरेशंस हैं, 35-36 डिपार्टमेंट्स हैं और एजी ऑफिस इन्वॉल्व है, तो इसलिए समय तो लगेगा इसमें। अगर या तो आप इसको कोई क्वेश्चन को स्पेसिफिक करो कि मुझे 1 साल की चाहिए, 2 साल की चाहिए, 10 साल की चाहिए, 20 साल की चाहिए, कुछ तो आप तो माननीय स्पीकर रहे हैं, तो अब इसमें हम आपने चूक की है जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। हमने सबको दिया है, वो सब लिख के भेज रहे हैं हमें कब से चाहिए, कब से चाहिए।